जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नया व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। जो ये पीएए के फ्रंट पे हो रहा है और जिस तरह की ये चीज़ें सामने आ रही हैं, मतलब ये दुखी दिल के साथ कहना पड़ता है कि बड़ा एक आपके लिए एक अजीब सा मूवमेंट है कि इस पे क्या कमेंट किया जाए और कैसे किया जाए, और ये जो नलायकियाँ हैं इनको एक्सप्लेन किया जाए, और किसी को किसी जगह पे कोई उसकी शर्म नहीं आ रही। और वो जो लोग कहते हैं ना कि इग्नोरेंस इज़ ब्लेसिंग, तो मुझे बड़े ऐसा इसका मतलब नहीं समझ आता था कि किसी चीज़ का आपको नहीं पता तो ये ब्लेसिंग कैसे हो सकती है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें तो कहा जाता है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है पावर है, तो आप कैसे ब्लेस्ड हो सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं सम टाइम आई फील, अब क्या करें, मेरा काम ही इसी, मेरी फील्ड ही है जर्नलिज्म की, कि मुझे मेरे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मेरे पास चीज़ें होनी चाहिए, मुझे उन लोगों से मिलना चाहिए जिनके पास इन्फॉर्मेशन है, या जहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जहाँ पे स्टोरेज ब्रेक हो रही हैं, को डाटा शेयर किया जा रहा है। तो मैं आता जाता रहता हूँ, साफ ज़ाहिर है लोगों से मिलना होता है, जो लोग इससे कंसर्न है, पार्लियामेंट जाना होता है, कमेटीज़ में जाना होता है, तो सारी चीज़ें आप सुनते रहते हैं। बड़े काबिल लोग बैठे होते हैं वहाँ पे जो शेयर कर रहे होते हैं, और फिर आपको बहुत सारी आगाही होती है। उस आगाही की ना एक कीमत है, एक उसका दर्द है, एक या तो आप ऐसा ऐसा डीट हो जाए, जो हम हो जाते हैं, हर फील्ड का बंदा ग्रेजुअली अपने प्रोफेशन में डीट हो जाता है, तो फिर आप पे किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। लेकिन सम टाइम ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप उसको थिक स्किन होने के बावजूद भी आप पे इम्पैक्ट आता है। और यही कुछ मैं बाकी डिटेल्स में नहीं जाता मैं, कि जो कर्ब से फिर आप गुजरते हैं, आप कर कुछ नहीं सकते, आपको सामने चीज़ें हो रही होती हैं, यू कैन सी द थिंग्स हैपनिंग अनफोल्डिंग, लेकिन वही वाली बात कि आप एक साइलेंट स्पेक्टेटर हैं, और आपसे मुराद आप सब लोगों की जेबों से पैसे भी जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके गलत फैसले हैं, गलत उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से कौम और मुल्क जो है ना पैसा उनका तबाह हो रहा है और इदारे तबाह हो रहे हैं। मसलन हमारे जैसे लोग जो हैं, ये रिकॉर्ड पे अभी एक तो अभी आया ना ये सारे वीलॉग वगैरह, ये टीवी तो भी रिसेंट आए हैं कुछ सालों में। इससे पहले जब हम ये प्रिंट में थे, मतलब मैं डॉन में 5 साल रिपोर्टिंग की है, न्यूज़ में 10 एक साल की है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में की है 1 1.5 साल। तो इसके बाद तो ये जन्म मुशर्रफ वाला दौर था। अगरचे टीवी थे लेकिन इतने पॉपुलर नहीं थे। फिर उसके बाद ये सोशल मीडिया है, तो ज़्यादा आप जैसे लोग उसमें अक्सर होंगे। अगर थोड़े से अगर पीछे चले जाएँ तो शायद जो अखबार पढ़ते थे, डॉन न्यूज़ या वो ट्रिब्यून, वो शायद इस मेरी बात की गवाही दे सकते हैं कि उस वक्त भी हम ये चीज़ें ये रजिस्ट कर रहे थे, इनको देख रहे थे कि कहाँ कहाँ पे गलत चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जनाब मुशर्रफ के उस ये तमाम तरह अपोज करने के बावजूद, स्कैंडल की स्टोरीज़ की, वो अपनी जगह पे सारा आपको याद होगा 2008 में जब जनाब मुशर्रफ साहब की ये रवानगी हुई थी, तो उस वक्त स्टील मिल जो है उसी को देख लें, 12 रुपए के प्रॉफिट में थी। 12 रुपए का ये मतलब डॉक्यूमेंटेड टैक्स देने के बाद। आज वही स्टील मिल जो बंद पड़ी है, 10 12 साल से ज़्यादा हो गया, तनख्वाहें उनको घर बैठे दे रहे हैं। ये जमहूरियत की वजह से हुई है। जब हम बात करते हैं लोग फिर हमें टांट करते हैं, जनाब आप लोग जो जमहूरियत के दुश्मन हैं, सियासतदानों के दुश्मन हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, लिहाजा इस तरह की अब बातें करते हैं, सियासतदानों को बुरा बना के पेश किया। जब मुझे समझाएं कि वो स्टील मिल जो आपकी 2008 तक प्रॉफिट दे रही है 12 बिलियन रुपीज़ का, आज वो 800 ये बिलियन के उसमें नुकसान में है, और उसके जो मुलाजमीन है घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं, और कहीं पे कोई एक भी उसका काम नहीं। बिजली के बिल दे रहे हैं, गैस के दे रहे हैं, तनख्वाहें, पेंशन, सारा कुछ हर महीने यहाँ से जा रहे हैं, और वो बंद पड़ी हैं। ये ज़रा जहन में रखें। ये आपके, और ये कब से शुरू हुआ, जब हमारे यहाँ जमहूरियत आई है। अब मैं फिर कहें कि जमहूरियत एंटी हो रहा है, मैं सिंपली बता रहा हूँ कि जब हमारे सियासतदान आते करते क्या हैं। 2008 से लेकर 2024 तक दरमियान में देखते हैं क्या कुछ हुआ। अच्छा, दूसरी साइड पे देख लें, इस रेलवे को देख लें, ये कितना टाइम था आपके पास इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए? 25 26 साल थे ना, जैसे ज़्यादा कितने बनते हैं सर? 2008 से आनवर्ड लगे हैं, मेरा ख्याल है नहीं, ये 16 17 साल शायद इतने बनते हैं। इस दरमियान में 3 4 हुकूमतें गुजर गई हैं। तो ये थोड़े साल होते हैं, 15 20 साल के, किसी भी कोई मुल्क को एक ट्रैक पे लाने के लिए, डगर पे लाने के लिए, इदारों को लाने के लिए। ये थोड़े साल हैं आपका ख्याल? इट्स अ ह्यूज। 16 सालों में मैट्रिक कर जाता है, 16 साल में अच्छा खासा सियाना बच्चा हो जाता है। वो तो 22 21 साल में शायद मास्टर होती है। तो आप इतना कुछ भी नहीं कर सके, अब सारी चीज़ें बेचने पे आ गए हैं। पीएए को देख लें, मैं जिसकी मैं आज बात करना चाह रहा हूँ, कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, भाई उनका वज़ीर आज़म 2 दफ़ा, दूसरी दफ़ा बेटी उनकी वज़ीर आला पंजाब हैं। वो क्या कह रहे हैं कि पीएए नहीं चल सकी। बेटी को कह रहे हैं बेटी आप एक काम करो, आप इसको पंजाब हुकूमत ख़रीद ले। मकसद उनका ये था कि वो ख़रीद ले, या फिर आपको नई एयरलाइन शुरू कर दो। मतलब क्या है कि मैं 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा, मेरा भाई 2 दफ़ा रहा है, हम पीएए को ठीक नहीं कर सके और हमसे नहीं चल सकी, तो अब आज पंजाब हुकूमत चला लेगी। मतलब जो नवाज शरीफ साहब नहीं चला सके, जो ये शहबाज शरीफ साहब नहीं चला सके, वो मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो चला लेंगी। आपका ख्याल है वो इसको कर लेंगी? कि इनके पास टेक्निकल नो हाउ है, उनके पास वो लोग हैं जो इस्लामाबाद में बाकी लोगों के पास नहीं थे। मतलब उनके पास टीम है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास पैसा है। या पंजाब हुकूमत का यही काम है कि उसने एयरलाइन चलानी है। दूसरी साइड पे चलो, ये तो मजाक अपनी जगह पे है,
ये अपनी जगह पे मजाक हो रहा है। दूसरी जो गंडापुर साहब कहते हैं कि हम खरीदने को तैयार हैं, ज़रा आप सीरियसनेस देखें हुक्मरानों की कि इस मुल्क के साथ जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म कह रहा है वो अपनी बेटी को कह रहा है कि आप खरीद लें। उनको अपने भाई पे ट्रस्ट नहीं है। शहबाज शरीफ को नहीं कहा उन्होंने कि भाईजान आप जो है ना छोटे भाई आप ज़रा इसको ठीक करके दें और इसको प्रॉफिटेबल ये बना कर लेकर आएँ, उनको नहीं कहा उन्होंने, ये प्रॉफिटेबल बना के बेच दें, उनको नहीं कहा। बेटी को कह रहे हैं आप खरीद लें। उन्हें लगता है कि बेटी मेरी ज़्यादा काबिल है बनिस्बत मेरे भाई के, वो चला लेगी, वो कुछ ना कुछ कर लेगी। और गंडापुर साहब उधर से आ गए, वो आके नहीं जी हमें दें। उनका मजाक हो रहे थे, चलो हमारा क्या जाते हैं, हम भी मजाक में कुछ ज़रा थोड़ी बोली दे दें। उन्होंने हम बोली देने को तैयार हैं, वो भी देने। अब आप बताएं किसको देनी चाहिए? गंडापुर साहब के हवाले कर दें, उनकी हुकूमत चलाएगी, या आपका ख्याल है मरीम नवाज साहब की हुकूमत चलाएगी? वो चला लेंगे। मतलब इसमें दिलचस्प बात यह है कि 30-40 साल से इस्लामाबाद पे बैठने वाले वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट है, वो नहीं चला सकते। सूबों में जो बैठी हुई ब्यूरोक्रेसी है या सूबों में बैठे हुए जो वज़ीर आज़म वो चला लेंगे। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टेक। अगर आप देखें तो गंडापुर साहब जो हैं, तो आप बताएं वैसे आपका क्या ख्याल है किसको देनी ये बेचनी चाहिए? KPK को दे दें या ये पंजाब को दे दें? कौन इनमें से बेहतर चला लेगा और बेहतरीन किस्म के चला के नुकसान भी इसके वो हो जाए, ख़त्म हो जाएंगे, प्रॉफिट में भी आ जाएगी और पाकिस्तान का नाम भी दोबारा आ जाएगा, जहाज़ भी आ जाएंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एक जहाज़ आते हैं वो भी आ जाएंगे। कोई इस वक्त पाकिस्तान को कोई $500 मिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट चाहिए इसमें, PIA में अगर दोबारा रिवाइव करना है तो $500 मिलियन भी वो ले आएंगे और सारा कुछ ठीक कर लेंगे। क्या ये मरीम नवाज साहब में कैपेसिटी है या गंडापुर साहब में कैपेसिटी है, या इस मुल्क और कौम के साथ आप एक मजाक कर रहे हैं? दूसरी साइड पे आप कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। आपके पास IPPs के पैसे थे क्योंकि आप लोगों को अपने ख़ानदान के IPPs लगाए हुए हैं। इस वक्त 50 के करीब IPPs जो कहते हैं हमारे हुक्मरानों सियासतदानों के अपने हैं, इनके बच्चों के हैं या इनके फ्रंट मैन के हैं। इवन बैरूनी मुल्क से जो कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाई गई हैं वो फ्रंट मैन के तौर पर यूज़ हुई हैं, जिनको आपने डॉलरों में वो दिया है, रेट दिया है। मतलब कमाई बिल ले रहे हैं आप इसमें रुपीज़ में, रेट दे रहे हैं डॉलरों में। जो लोकल लोग हैं वो भी डॉलरों में लेते हैं। डॉलर का रेट ऊपर जाता है, बिजली का बिल रेट ऊपर जाता है। जब तक 110 पे था रेट डॉलर का, 110 तक गया है तो बिजली का रेट ठीक थे। जो ही आपका वो 300 तक गया है तो रेट तो ऊपर जाना था। तो किस अक्लमंद ने कहा था कि आप रेट्स जो हैं वो कर दें उनके साथ, डॉलरों के साथ अटैच करें, रुपीज़ के साथ करें। डॉलर तो आपने देने हैं, वैसे ही देने हैं उनको, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर आए वो तो डॉलर लेगा, वो तो अपने फॉरेन रिजर्व से आपने देने हैं। तो आपने उनको लिंक क्यों कर दिया डॉलरों के साथ? क्योंकि आपको पता था कि आपके मफादात थे, आपके दरमियान में कट थे या आपके साथ शेयर होल्डर थे, तो लिहाजा आपने कहा वो दें। अब कहते हैं PIA के पास पैसे नहीं है। मान लिया जी $400 मिलियन आपको चाहिए PIA को रिवाइव करने के लिए। आपको पता है IPPs का, जहाँ पे इनके अपने IPPs हैं। इस वक्त आपने जो लगाई हुई है मुल्क में ये बिजली की जो कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की, हम कितनी बिजली पैदा कर सकते हैं, वो 42,000 मेगावाट है। इधर गौर से और ज़रा ध्यान से सुनेगा, 42,000 मेगावाट। ज़रूरत कितनी है आपको? गर्मियों में शदीद तरीन जून जुलाई की सबसे ज़्यादा होती है ना, आपको 26,000 मैक्सिमम चाहिए मेगावाट। 18,000 ये कितने बनते हैं? मेरा ख्याल है 16-17 बनते हैं। 16-17 मेगावाट बिजली वो पैदा हो रही है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमने ख़रीदनी नहीं है, जो कंज्यूम नहीं होनी, खर्च नहीं होनी। लेकिन इन्होंने मुहैदों में क्या डाला हुआ है, और ये नवाज शरीफ साहब और ये इनके आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर के ये सारे मुहैदे किए हुए हैं। डाला हुआ क्या है उसमें कि 42,000 की लगवाने के बाद हम 42,000 की ही पेमेंट कर रहे हैं और डॉलरों में कर रहे हैं। ज़रा गौर फरमाइएगा, बिजली पैदा हो ना हो हमने 42,000 की बिजली लेनी है मेगावाट की। खर्च 26,000 और इस सिस्टम में हमने 26,000 के बाद जो 16-17 आपका वो है मेगावाट, उसके पैसे भी देने हैं। ये सेक्रेटरी वाटर एंड पावर ने खुद बताया था पावर कमेटी में, एनर्जी में, मैं वहाँ मौजूद था। मोहसिन नज़ीर साहब सेनेटर जो हैं इसके ये PTI के, वो इसके चेयरमैन हैं, उनकी मौजूदगी में बात हुई थी। उन्होंने कहा था जनाब 6 ऐसे पावर प्लांट है जिनको हमने कहा तुम बिजली ना पैदा करो, हम तुम्हें वैसे पैसे देंगे, क्योंकि जो तुम बिजली पैदा करते हो वो हमें महंगी पड़ती है। क्यों महंगी पड़ती है कि बाज़ इन्होंने ऐसे भी IPPs लगाए हुए हैं जिनको ये मतलब फ्यूल लेके देते हैं। हुकूमत पाकिस्तान फ्यूल भी लेके देती है, हम आपको फ्यूल लेके देते हैं उनको, ये भी हम दे रहे थे। भाई अगर ये काम हम कर रहे थे तो फिर प्राइवेटाइजेशन का आपको क्या ज़रूरत है? फिर क्यों प्राइवेट हुए थे जैसा? फिर हुकूमत पाकिस्तान खुद लगाती। आप उनको तेल भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, बिजली अगर ना पैदा करने के पैसे भी दे रहे हैं, पैदा करने के तो चलो दे ही रहे हैं जो डॉलरों में दे रहे हैं। आपने कहा बिजली पैदा ना करें, ये मैंने खुद सुना है अपने कानों से सर। ये सेक्रेटरी साहब ने कहा कि 6 को हमने कहा तुम बिजली पैदा ना करो, पैसे लेते रहो। यार ये दुनिया में कहीं और कुछ होता है? मतलब 16 से लेकर 17,000 मेगावाट हर महीने आप ऐसे पावर प्लांट्स को पैसे दे रहे हैं, बिलियंस में रेट है, जो बिजली नहीं आपकी जिनके खर्च कर रहे हैं। खरीदे ना खरीदे मुआहदे में डाल दिए। ये किन लोगों ने मुआहदे किए थे? मतलब ये खरबों में पेमेंट्स हो चुके। ये 6 का पैसा भी अगर इकट्ठा कर लें ना, 6 पावर प्लांट का, जिनका मैंने कहा है कि इनसे इन्होंने कहा जनाब आप हमें बिजली ना पैदा करके लगे रहें, बस ये खड़ा रहे,
इस पीए का नुकसान कितना है? 800 बिलियन होगा इसमें बताया जा रहा है, 600 बिलियन होगा। 9 सालों में कहते हैं 500 बिलियन हुआ, 2015 से अब तक जब ये बेच रहे थे 500 बिलियन का नुकसान हुआ। चलो लगा लें जी 1000 बिलियन का हो गया। मैं शर्तिया कहता हूँ एज ए रिपोर्टर तौर पर, अब निकाल लें पैसे जो IPPs को उनको दिए गए हैं, जिन्होंने बिजली पैदा नहीं की और ख़रीदे गए हैं उनसे, या जिनकी 16-17 हज़ार ये पेमेंट हम कर रहे हैं, जिनकी बिजली हम खर्च ही नहीं करते, वो बिलियंस ले चुके, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस बनते हैं। और ऑडिट वो अपना नहीं होने देते, हीट ऑडिट वो नहीं होने देते, अपना कैपेसिटी ऑडिट नहीं होने देते, परफॉर्मेंस ऑडिट ये नहीं होने देते आपके ये जो IPPs बताया गया कि 150 से ज़्यादा लाग गए इस मुल्क में यार। वो भाई खुदा का खौफ करे, 26,000 चाहिए थे, 42,000 के आपने लगा दें, सबको पैसे दे रहे हैं, PIA के लिए पैसे नहीं है, वो जो घाटे में चली गई है, वो जो हमारे पास पैसे का, तो इसके लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं फिर IPPs को जो दे रहे हैं आप, जिनको घर बैठे खिला रहे हैं, घर दमाद की तरह हम खिला रहे हैं कि भाई सब आप घर बैठो, बस बेटी बसती रहे, हर महीने खर्चा देते रहेंगे हम आपको, हमारी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, घर बस रहा है, ये घर बस रहा है सर। ये इस मुल्क के हुक्मरान थे जी, ये वो हमारे ये पसंदीदा लुटेरे हैं जिनके लिए हम सारे बटे हुए हैं। बात करें तो आगे से गले को फिट होने को आते हैं। इमरान खान साहब के हामी से बात करें, वो तो कहते हैं उनसे नेक और फरिश्ते कोई पैदा नहीं हुए। उनसे बात करें वो शरीफ, वो कहते हैं अब इनके जो वजीर ने बयान दिया था गुलाम सरवर खान साहब ने कि जेली डिग्री होल्डर हैं PIA के सारे, उसके बाद PIA बैठ गई थी, खड़ी नहीं हो सकी। पूरी दुनिया में हमारे पायलट्स जो हैं उनको जहाज़ उड़ाने से मना कर दिया गया, उनको ग्राउंड कर दिया गया, PIA पे बैन लगना शुरू हो गया कि ये तो जहाज़ लेकर यूरोप और दीगर मुल्कों में ना आए। उसके बाद इसका बट्ठा बैठा है। अभी भी इस वक्त ये निजकारी के जो वजीर जो हैं अलीम खान साहब, उन्होंने बताया था कमेटी में, मैं फिर वहाँ मौजूद था, निजकारी की जो कमेटी का इजलास है, कैमा कमेटी का, उन्होंने कहा कि आपका साल का 70 से 80 बिलियन रुपीज़ का आपका नुकसान है। अब 70-80 बिलियन रुपीज़ का नुकसान ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ज़रा जहन में रखें। लेकिन 700-800 बिलियन रुपीज़ सालाना उनको दे, मैं कम से कम बता रहा हूँ, सालाना उनका 16-17 हज़ार मेगावाट बिजली का दे रहे हैं, जो हम खर्च ही नहीं कर रहे। ज़रा थोड़ी सी प्रायोरिटीज़ और हमारी तकसीम देखें ज़रा। 80 अरब हमें वो कर रहा है, वो तंग कर रहा है नेशनल कैरियर का। 80 अरब के हमें तकलीफ है, होनी भी चाहिए भी, एक रुपया बड़ा ज़रूरी है। उसकी तकलीफ नहीं है जो हम उनको 16-17 हज़ार मेगावाट बिजली ना खरीद के भी पैसे दे रहे हैं, जिन्होंने लगाए चलवाए, किसी से कोई सवाल नहीं पूछा, कि आम आदमी को पता ही नहीं होगा। बात करो बाशो, उसके बाद आपकी गिरबान पकड़ने को आ जाएंगे सारे, हमारे पसंद के लुटेरे को तुमने सवाल क्यों उठाया, तुमने क्यों कहा कि इमरान खान साहब के वजीर के बयान की वजह से PIA तबाह हुई, बर्बाद हुई है, तुमने क्यों कहा जी नवाज शरीफ साहब और उनके ये जरदारी साहब ने IPP से लगाया और उन्होंने ये इस तरह की उन्होंने मतलब हैरान कौन किया, उन्होंने डिज़ास्टर किस्म की शराइत रखी कि आप बिजली पैदा करो ना करो हम खरीदेंगे, तुम्हें क्यों? ये है वो पसंदीदा लुटेरे जिनकी मैं बात करता रहता हूँ। अब वो कहते हैं अब उन्होंने कहा जी एक नई एजेंसी, एक नई PIA खड़ी कर दी। ये पहले भी तजर्बा किया था नवाज शरीफ साहब ने 2016, उस वक्त भी $20 मिलियन का नुकसान किया था। तो इन्होंने उससे वेट जहाज़ खरीदे, वेट लीज होती है, एक ड्राई लीज होती है, एक वेट लीज होती है। ड्राई लीज होते जहाज़ आप ऐसे ले आते हैं और अपना अमला सारी चीज़ें करें, दूसरा वेट होते हैं वो साथ को क्रू वगैरह सारा कुछ जो इस तरह का, जो अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग इस पर ठीक है तो वो इस तरह का होता है। आप उनको पारावर के हिसाब से, दुनिया का रेट था $6,000, हमने श्रीलंका से लिए जहाज़, एक प्रीमियम सर्विस शुरू की गई थी। मरियम नवाज साहब ने ट्वीट किया था, ब्रांड नवाज शरीफ, सहाफ़ियों को भर भरा के लंदन के लिए एक बड़ी प्रीमियम सर्विस शुरू की गई थी। गए थे एक दफ़ा, फिर किधर गए वो सर? ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट ही पढ़ के तो देखे कि 3 से 4 बिलियन रुपीज़ के लॉसेस हुए थे। 6,000 फी घंटे के हिसाब से वो मतलब जो एक यूनिवर्सल चार्जेस है, जहाँ $8100 पे लिए गए थे। उसके बाद कभी आपने सुना, वही हमने वापस किया और $2 मिलियन एडिशनल हमने जुर्माना अदा किया श्रीलंकन एयरलाइन। श्रीलंकन एयरलाइन हमसे बेहतर थी, जिससे हमने जहाज़ लीज पे लिए थे। फिर आपने कभी सुना क्या हुआ? 2015 में वो कहते बिक रही थी, सारा कुछ तैयार था, एवरीथिंग वाज ऑन पेपर, बेच देते, नहीं बेची। उसके बाद अब आपको कुछ 600 बिलियन का ये नुकसान हो चुका है 9 सालों में। वो कहते 600 बिलियन का लॉस हुआ है आपको, अगर उस वक्त बेच दें तो 600 बिलियन बच जाता। अभी वो कह रहे हैं जब हम बेच दें तो आपको 80 अरब रुपया ये साल का बच जाएगा। उसका नहीं बचने का सोचाते हमें, वो IPP की तरफ नहीं जाने देते। अभी जो इन्होंने हमारे पे कौम पे बड़ा एहसान किया जी, 50 अरब रुपये की हमें सालाना बचत होगी, वो भी देख लीजिएगा। मतलब कहाँ पे आपके बिलियंस और रुपीज़ दे रहे हैं IPP वाले, बिजली नहीं पैदा करे, कहाँ आप हमें 50 अरब रुपये की गोली दे रहे हैं, बिजली की कीमत हम कम करा रहे हैं जी। तो वो जो हशर हुआ है हमारा इसका, मतलब लोग कहें कैसे ठीक करें, मतलब $400-500 मिलियन आप कैसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। द बेस्ट इसका तरीका ये था, अब गोल्डन हैंड शेक देते हैं इस पर जो PIA के मुलाजमीन थे। माना PIA, इसमें पीपल्स पार्टी को ब्लेम शेयर करना चाहिए कि मैसिवली उन्होंने इसमें रिक्रूटमेंट की हैं, सियासी नौकरियाँ की, जो आता गया। मतलब एक जहाज़ के लिए वो कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 200 से ज़्यादा हमारा स्टाफ है, डेली वेजेस अलहदा हैं, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। आपने भर के रख दो, थाउजेंड्स ऑफ, आपने एक एम्प्लॉयमेंट का एक ही रह गया था। स्टील मिल में भर दो, रेलवे में भर दो, PIA में भर दो, NHA में भर दो, जो इदारा है भर दो, हर जगह आपने नौकरियां भर दी।
ریاست کو پھر کیونکہ نوکری چاہیے تھی ہر بندے کو، آپ نے دی، ووٹ چاہیے تھا، ووٹ کے بدلے یہ تھے، پھر آپ بٹھا بیٹھ گئے، سارے اداروں کا بٹھا بیٹھا ہے، مطلب بلینز آف روپیز کی اس وقت ایسے ادارے بھی ہیں جن کو 800 سے 900 بلین روپیز آپ پیمنٹ کر رہے ہیں، سال کی تنخواہیں، پنشنیں، جن کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، فضول میں یہ ساری چیزیں آئی ایم ایف کئی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد ایک اور کنسیڈریشن آتی ہے کہ جناب پھر یہ لوگ ان کو اگر فارغ کر دیتے ہیں کدھر جائیں گے؟ تو پھر آپ کا یہ کام ہے کہ آپ مارکیٹ اکانومی کو اتنا اچھا کریں، پرائیویٹ سیکٹر کو اتنا اسٹرانگ کر دیں کہ لوگ پھر پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں، وہاں پہ نوکریاں کریں، سرکاری نوکریاں ڈھونڈنے نہ آئیں۔ وہ ہو نہیں سکتی، وہاں پہ بھی ہمارا یہ اشر ہے کہ آپ کا اس طرح کا ماحول بنایا ہوا، جنگ چل رہی ہے، طالبان کی ہماری محبت نہیں ختم ہو رہی، لڑائیاں ہو رہی ہیں، پھڈے ہو رہے ہیں، ملک میں روزانہ کی یہ بنیادوں پہ احتجاج ہو رہے ہیں، یہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہے، یہاں پہ آنسو گیس ہو رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لوگ پکڑے جا رہے ہیں۔ ابھی پنجوتا صاحب کو جس حالات میں برآمد کیا گیا، افسوس ہوتا ہے، شرمناک ایک طریقے سے بھی آپ نے ایک بندے کو ریلیز کرنا ایسے ریلیز کرتے ہیں، وہ علیحدہ ہے، اس پہ ادارے، سیاستدان، ایجنسیاں، اسٹیبلشمنٹ، ان کی لڑائی علیحدہ چل رہی ہے۔ ملک کی یہ حالت ہوگی، پوری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں ہم، آپس میں بیٹھنے کی بات کرو تو ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پہ آ جاتے ہیں، اقتدار کے لیے جانے دے بھی رہے ہیں، لے بھی رہے ہیں، ظلم ستم ایک علیحدہ ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اچھا ان سے بات کریں اسٹیبلشمنٹ، وہ کہتے ہیں جناب یہ دیکھیں نو میں کر دے، کون اپنے جی ایچ کیو پہ، جہازوں پہ، شہدا پہ حملے کرتا ہے، پی ٹی آئی نے حملے کر دیے۔ اب نواز شریف صاحب نے یہی کام کیا تھا 12 اکتوبر والا، جناب مشرف صاحب کو موقع مل گیا، انہوں نے 10 سال کے لیے جمہوریت اور سیاستدانوں کی انہوں نے چھٹی کر کے بینڈ بجا دی تھی سب کی۔ عمران خان صاحب کا بھی 9 مئی والا وہی کام ہوا ہے۔ ان کے غصے میں کیے ہوئے فیصلے پوری قوم بھگت رہے، ان کے ورکرز بھی بھگت رہے، خود بھی بھگتے، خاندان بھی بھگتے، لیکن سبق کچھ نہیں سیکھا، وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بھائی پی اے آپ نے کرنی تھی، گولڈن ہینڈ شیک کے ذریعے کر سکتے تھے آپ ان کو، اپنے آپ نے بندے بٹھا دیے وہاں پہ، وہ مطلب فواد صاحب جو ہیں ان کو لایا گیا تھا نگران وزیر کے طور پر، نجکاری کمیشن، یہ بہت قابل آدمی، بالکل جی قابل آدمی ہوں گے، مان لیں ان کی قابلیت کو ڈنکے بجتے ہیں پوری بادشاہ دنیا میں۔ ان سے پوچھیں یہی پلان آپ نے تیار کیا تھا، بلکہ بتایا گیا کمیٹی کو کہ فواد نے نگران حکومت نے منع کر دیا تھا پی اے اے کو کہ آپ نے فردر انویسٹمنٹ نہیں کرنی اپنے جہازوں پہ، اپنے سٹاف پہ، اپنے عملے پہ، اپنی سروس پہ، کچھ نہیں کرنا کیونکہ ہم بیچ رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے کام روک دے، مزید سروس آپ کے نیچے گئی ہے کہ اس کو خراب کر کے، تباہ کر کے، برباد کر کے، بدنام کر کے پھر بیچیں گے۔ مطلب باقی سارے جہاز جو ہمیں ٹائم پہ اڑتے ہیں، صرف پی اے کے جہاز لیٹ ہوتے ہیں، کینسل ہوتے ہیں کیونکہ کسی وزیر صاحب کو لیٹ ہو گئے میٹنگ، خیر ہے یار روک لو یار میں آ رہا ہوں۔ اتنی ساری ہنڈریڈز آف ان کی پی اے کی فلائٹس ہیں جو وہ ہوئی ہیں، لیٹ ہوئی ہیں، باقی لیٹ نہیں ہوتی۔ باقی لوگ بھی تو چلا رہے ہیں نا ایئر لائنس کو، یہ کیوں نہیں چل سکتی تھی؟ جس کا انفراسٹرکچر اپنا تھا، جس کے پاس پیسے تھے، حکومت کی فنڈنگ تھی، لوگوں کا اعتماد تھا، ٹرسٹ تھا۔ آپ کی سب سے زیادہ پروفٹیبل جو آپ کی ڈیسٹینیشنس ہیں، لندن تھا وہ بند ہوئی، نیو یارک تھا وہ بند ہوئی، یورپ تھا وہ بند ہوئی۔ آپ نے کیا کیا؟ یہ پیپلز پارٹی دور میں پہلے شروع ہوا تھا، آپ نے اپنے پروفٹیبل جو روٹس سے جو ہمیں ایلوکیٹ کیے ہوئے تھے، آپ نے دوسری انٹرنیشنل ایئر لائنس کے ساتھ معاہدے کر لے، فرینچائز کر لے کہ چلو یار یہ والا روٹ تم لے لو، آگے تم جہاز چلا لینا اور اس کے بدلے ہمیں 10-20% جو ہے ہمیں اس پہ ٹکٹ پہ دے دینا۔ اب ان جہازوں کو دیکھو، ان کمپنی کو دیکھ جو غیر ملکی تھیں، کہ انہوں نے اپنے خرچے بھی نکالے، ان کو بھی 10% 20% دیا، جو بھی ان کے ساتھ طے ہوئی تھی، اور پروفٹ میں بھی چل رہے ہیں۔ ہم نہیں چل سکے، یہ آپ کے سامنے کی باتیں ہیں سر۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو وہ ہو گیا، آپ کہتے ہیں جناب کہ مریم صاحبہ خرید رہے، وہ کہتے ہیں گنڈا پور صاحب کہتے ہیں وہ خرید لے۔ وہ بھائی آپ جو اپنی حکومتیں چلتی نہیں ہیں، آپ کے اپنے ملک میں جو مثلا 2.5 کروڑ بچے اس وقت سکول سے باہر ہیں، ان کو سکول میں آپ لا نہیں سکتے، لیکن ایئر لائن چلائیں گے، پی اے خریدیں گے کیونکہ سستی لگ رہی ہے، لمبی لگ رہی ہے۔ تو یہ بھنڈ مارے گئے ہیں نا سارے۔ اب اور ایک اور سن لیں جناب، یہ تو سیاستدانوں کی کہانیاں سن رہی تھی، اب ایک بیوروکریٹ کی سن لیں۔ نجکاری کمیشن کا اجلاس ہو رہا تھا، تو وہاں پہ یہ بات ہو رہی، جب یہ ساری بڈ کھلیں تو 5-6 جو بڈرز ہیں سارے کے سارے پاکستانی، بعد میں کوئی ہو سکتا ہے کنسورشیم میں کوئی پرائیویٹ کمپنی کو غیر ملکی بھی ایک دو بعد میں بتایا گیا رکھی ہوئی، ساری لوکل کمپنیاں، ساری ایئر لائنز لوکل تھیں، اور اس میں جو یہ کچھ کنسٹرکشن والے تھے، کوئی پلاٹ والے تھے، کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی والے تھے، بلڈرز، اسی طرح کے لوگ تھے، 2-4 ایئر لائنز بھی تھیں اس میں، ٹھیک، فیئر انف، جو لوکل تھی ہماری۔ جب ان سے پوچھا گیا، وہاں پہ کسی ممبر نے پوچھا کہ بھائی جان یہ بتائیں کہ اس میں کوئی فارن انویسٹر کوئی نہیں آیا، کمپنی نہیں آئی، پتہ نجکاری کمیشن کے بہت بڑے افسر نے کیا کہا، جو نجکاری کر رہے تھے، پی اے یہ بیچ رہے تھے، ہم لوگ پوچھ رہے ہیں کہ فارن انویسٹر کیوں نہیں آیا، غیر ملکی کمپنیاں نہیں آئی؟ یہ جواب سنے میں موجود تھا، خود سنے آنکھوں سے۔ انہوں نے کہا بات سنیں، یہ جو فارن کمپنیز آتی ہیں، فارن انویسٹمنٹ آتی ہے نا، مطلب ڈالر جو آتے ہیں لے کے، تو یہ پھر پرافٹ بھی ڈالروں میں لے کر جاتے ہیں، تو یہ پھر ہمارے پاس ڈالر ہوتے نہیں ہیں، تو پھر ہم ان کو کہاں سے پرافٹ دیں گے ڈالروں میں؟ تو لہٰذا ہمیں لوکل کمپنیاں سوٹ کرتی ہیں۔ روپیز مطلب روپیز لینا چاہتے ہیں، روپے میں بیچنا چاہتے ہیں، روپی تو بھائی ہمیشہ ڈالر کے نیچے ہی جاتا ہے نا۔ آپ لے بھی لیں گے کسی کمپنی سے، ڈالر تھوڑا سا 1 روپیہ اوپر جائے گا تو آپ کی روپیز کی ڈیویلیویشن ہوگی، تو جو آپ نے پیسے لے لے وہ تو 10 ملین یا وٹ ایور ٹائم جو ایک ہی دن میں چلے گئے آپ کے، وہ تو اس کی ویلیو ختم ہو گئی۔ وہ مصروف اس لیے ڈسکریج کر رہے تھے ان فارن انویسٹر کو، یہ کل کو اپنا پروفٹ ڈالروں میں لے جائیں گے، اس کی انڈرسٹینڈنگ دیکھے اس افسر کی، نجکاری کمیشن کے 22ویں گریڈ کا افسر تھا وہاں پہ،
उसको ये समझ नहीं है कि अगर हम ये बेचते हैं किसी फॉरेन इन्वेस्टर को $400 मिलियन में, $500 मिलियन में से ये भाई पीए बिक जाती है, ठीक है, और भाई वो डॉलर 400-500 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को ट्रांसफर करेगा, स्टेट बैंक के रिजर्व में आएगा। वो 400-500 मिलियन डॉलर जिसको लेने के लिए दुनिया भर से भीखे मांगते हैं और जाके उनको महंगे उनसे कर्जे लेते हैं। आप ये नहीं सोचा उसने कि वो पैसा आएगा हमारे रिजर्व में आएगा, हमारा रिजर्व ऊपर जाएगा, रुपीज़ हमारा स्ट्रांग होगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो भी है करंट डेफिसिट वगैरह को कंट्रोल करने में मदद करेगा। $800 मिलियन अभी इन्होंने लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से, 11% मार्कअप है डॉलरों में। आपने सऊदी अरब से, चाइना से, यूएई से लिए 4 से 5% आपने लिए हुए हैं। ये इन्वेस्टमेंट वो आ रही होती है जिस पे कोई आपको वो नहीं होता, कोई सूद नहीं होता, बल्कि आपका अपना पैसा, आपने एक एसेट के शेयर दिए हैं, उसके अगेंस्ट पैसा आया। तो कल को अगर साल दो, अच्छा फिर वो आएगा आपको लोकली तौर पर, वो नई इंटरवेंशन करता है, नया स्टाफ लाता है, नई टेक्नोलॉजी लाता है, फिर आपको लोकल टैक्स देता है, फिर उसका जो प्रॉफिट बनता है, अगर स्टेट बैंक उसको साल के $5-10 मिलियन वापस करता है कि ये ले जाओ या तुम, जो उसका प्रॉफिट बनता है, तो वो अफसर कह रहे नहीं ये तो फिर हम कल को कहाँ से लाएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग थी जिसके साथ आप ये एयरलाइन बेच रहे थे, और जो लोग वहाँ ये निजकारी कमीशन बैठे इसको बिकवा रहे थे। ये बाई डिज़ाइन था कि आप पीआई को इतना बदनाम करो, इस पे इतना मजाक करो कि फिर कल को हम औने पौने कोई भी बेच ली। लोग कहें यार छोड़ो यार, 10 अरब मिल रहे हैं यार, इसको चलो 15 दो यार ले लो, चलो 5 अरब का फायदा हो गया। हमारी ये मेंटेलिटी है। मुझे किसी ने बताया कि 200 अरब रुपये के करीब कम अज़ कम इसके एसेट हैं, बाकी छोटे मोटे वो छोड़ दें आप, तो 85,000 रुपये उसकी बोली, मतलब 85,000 रुपये बेस प्राइस रखेगी। और बिल्डर एक है, वो भी हाउसिंग सोसाइटी का मालिक, जिसने कहा 10-20 प्लाट ले लो यार मेरे और एडजस्ट कर लो। मतलब इससे कोई बड़ा जोक हो सकता था? ये जानबूझ के चीज़ें की, इट्स नॉट ए जोक, इट्स ए प्लानिंग। ये बाई डिज़ाइन है, ये भोले नहीं है सारे कि इसको इतना बदनाम करो, इतना इसको ख़राब करो कि लोग कहें यार किसी कीमत पे बेचो। अभी पता क्या कहा जा रहा है, तो यार इसको बेच दो, साल का आपको 80,000 रुपया बचता है, जो नुकसान हो रहा है, ये सोच है। लेकिन उनको नहीं, हमने वो नहीं करना, वो IPPs को नहीं छेड़ना, जो 16-17 हज़ार हम मेगावाट उनको बिजली खरीद रहे हैं। क्यों हमने छेड़ा? तो इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे, हमें जुर्माने करवा देंगे। वहाँ पे इन्होंने क्लासेस रखवा दी इंटरनेशनल कोर्ट के, लंदन या बर्लिन या जहाँ भी, वियना, जहाँ भी है, कि वहाँ पे अगर आपने छेड़ा किसी मुआहदे को तो ये आलमी इन्वेस्टर है, हालांकि इन्हीं के फ्रंट मैन है मोस्टली, ये आलमी इन्वेस्टर हैं, ये आपको जुर्माने करवा देंगे। जुर्माने 3-4 करवा भी चुके हैं, और ये सियासतदान ब्यूरोक्रेसी ने मिल के हमें करवाए हैं कि क्लासेज ऐसी रखें। शरात ये कुछ शर्त रखी जा सकती थी, ईरान के साथ रखी गई, इस पर फिर बात करेंगे किसी वक्त। ये जरदारी साहब मुआहदा करके आए थे ईरान के साथ, जिसका उन्होंने $20 अरब का एक नया बिल बना दिया सर, वो एक अलहदा कहानी, फिर मैं किसी वक्त आपको तफसील से बताऊँगा। ये है जनाब आपके पसंदीदा लुटेरे जो बांटे हुए आपने मर्जी से। सर बात करें जिसकी, इमरान खान साहब की बात करें तो गला हमारा पकड़ लेते हैं, जरदारी साहब तो वैसे सब पे बाहर है, नवाज शरीफ साहब तो आपको पता है, ही इज़ अ लेजेंड और जमहूरियत का वो सिंबल है सर। कोई यहाँ नेल्सन मंडेला है, कोई यहाँ पे फ्रीडम फाइटर है, कोई चे गवेरा है, बादशाह नाम ऐसे ऐसे ढूंढ ले आते हैं, कमाल। और आप मैं एक दूसरे की गर्दन पकड़े, हमारे पैसों से सारा कुछ हो रहा है, ये सारा ड्रामा हो रहा है। ये आपको PA की मैंने कहानी सुनाई है कि जिसको अपने कारोबार इनके नहीं, इनके ख़त्म। वो आज तक कभी सुने असल जरदारी साहब को उनकी शुगर मिलों में नुकसान हुआ? कभी ओमनी ग्रुप का कभी सुना हो? कभी इनका हमारे शरीफ भाइयों का कभी सुना हो? इनको बिजनेस में नुकसान हो, एक से उनके 30-40 उनके बादशाह उनके लगे कारखाने, अच्छी बात है बिजनेस करें, लेकिन हुक्मरान जब ये करेंगे, वो इस बिज़नेस को हुकूमत में लेकर आएंगे और हुकूमत के साथ बिज़नेस शुरू करेंगे, वहाँ घाटा नुकसान देखेंगे, तो फिर मेरा ख्याल प्रॉब्लम है। और हमें कहा जाता था देहाती आते हैं, ज़मींदार आते हैं, ये पहले सियासतदान से ज़मीनें बेचते हैं, ये ठीक नहीं है, पसमानदा लोग हैं, सड़क नहीं बनने देते, स्कूल नहीं बनने देते, शहरों से लेकर आए कोट टाई पहने हुए बादशाह बाबूज, ओ बिल्कुल फिट फाट आएंगे और मुल्क को ठीक कर देंगे। ताजर को पता है यार, ये पढ़ी लिखी क्लास को पता है, इन्हें क्या पता है? ये एशियन कॉलेज के पढ़े होंगे, कोई रूट्स का, कोई बेकन हाउस का, कैम्ब्रिज का, ऑक्सफोर्ड का, हार्वर्ड का, ये ब्यूरोक्रेट आएंगे तो बादशाह चुक देंगे, फेंके इनको ज़िम्मेदारों को। वाकई ठीक बात होगी, मैं उनसे एग्री करता हूँ कि ज़िम्मेदारों की सोच इतनी आगे नहीं थी। तो ये वो थे आपके ब्यूरोक्रेट जो ये बता रहा था कमेटी को, 22वें ग्रेड का अफसर DMG का, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें नहीं चाहिए कि वो डॉलर ले जाएगा वापस। ये कैम्ब्रिज हार्वर्ड से पढ़े हुए आपके ब्यूरोक्रेट से, एशियन कॉलेज वाले। या ये आपका ताजर तबका था कि अपनी बेटी को कह रहे हैं बेटा आप खरीद लो, पंजाब हुकूमत छोड़ो, एयरलाइन चलाओ। या वहाँ पे गंडापुर साहब, वो जो ऑक्सफर्ड से पढ़ के इमरान खान साहब आए हैं, जो विजन रखते हैं बहुत बड़ा, उनका वज़ीर आला कह रहे हैं मुझे दे दो, जिनके अपने यहाँ ये उनके तनख्वाहों के पैसे नहीं है, बताया जा रहा है। वो रोज़ कहते हैं हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है। ठीक है भाई जान, क्या कह सकते हैं सर जी, मज़े करें सर, जो जिसके हाथ लग रहा है तो लई। जो यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इन तीनों का दिफा करने के लिए, इमरान खान साहब, जरदारी और नवाज शरीफ का, वो जुर्रत है, वो इन लोगों में हुक्मरानी भी कर रहे हैं, माल भी बना रहे हैं, बेच भी रहे हैं, और उनका दिफा भी वो कौम कर रही है जनाब। सारे के सारे ऐसे बादशाह ये मिलिटेंट हुए, किसी के बारे में बात करके देखो, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक,
20 لاکھ شو میں ایسے پڑ جائیں آپ کو کہ جرت کیسے ہمارے مرشد پہ، ہمارے مربی پہ، ہمارے اس نیلسن منڈیلا پہ، چے گویرا پہ باتیں کرنے کی. یہ حالات دیکھ لیں. مطلب آئی پی پی سے کوئی بڑا اسکینڈل اس پاکستانی تاریخ میں نہیں آیا ہوگا. وہ 16,000 میگا واٹ پہ کمپرومائز نہیں کر رہے، 80 ارب روپے پہ ہو رہا ہے، یہ بہت زیادہ ہے. اوکے سر جی، وہی والی بات، آپ لوگ یو آر بلیسڈ کہ اگنورینس از بلیسنگ. ہمارے جیسے لوگ یہ چیزیں جانتے ہیں تو برن مور. اس لیے صحافیوں کو بعض دنیا میں کہا جاتا ہے کہ بعض پروفیشن ایسے ہیں جو سٹریس والے ہیں، ہیزرز والے ہیں، اور ان لوگوں کو ڈائبٹیز، ہارٹ اور کیا ہوتا ہے، بلڈ پریشر، اس طرح کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں بیکاز دے نو ٹو مچ. میں نے کہا میں اکیلا کیوں یہ ساری یہ جو آگاہی کا کار میں بھگتوں، آپ تک کیوں نہ ٹرانسفر کروں، آپ کی بھی تو تھوڑی سی رات کو نیند خراب ہو. بہت شکریہ جناب.